हेलो स्टूडेंट। हम लोग मॉडल सेट डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल सेट में लेक्चर नंबर, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मॉडल सेट 1 का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है यूट्यूब में। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे 16 में क्या होता है। 16 में क्वेश्चन ये बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डॉट, ये है क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डॉट इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन बताना है इज इक्वल टू, मतलब इतना को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन ये है एक्स डॉट एक्स प्लस वाई, ये है। अब इसको इंटू करो तो एक्स डॉट एक्स हो जाएगा प्लस एक्स वाई। और हम लोग लॉ पढ़े हैं ना, इंडिम्पोर्टेंस लॉ, उसमें पढ़े हैं एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसका एक्स हो गया प्लस एक्स वाई। अब ये दोनों में कॉमन ले लो तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई क्या होता है 1 होता है। और x डॉट 1 इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो इसका x आएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा। 16 का आंसर x होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका जब सॉल्व किए हम लोग, ये सॉल्यूशन किए तो x आया। समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है एन इंटरनेट यूटिलिटी। एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉजिक इज, मतलब इंटरनेट यूटिलिटी में एक इंटरनेट यूटिलिटी जो यूज किया जाता है रिमोट लॉजिक के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग टेलनेट बोलते हैं। टेलनेट जो है वो रिमोट लॉजिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेब ब्राउजर इज, वेब ब्राउजर क्या क्या होता है। तो वेब ब्राउजर जो है वो आपका क्या क्या होता है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों का तीनों वेब ब्राउजर है। समझ में आया। तो तीनों वेब ब्राउजर है तो ऑल ऑफ दीज में हम लोग टिक करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, समझ में आया, जो जो वेब मतलब सर्वर के डेटा को या इंटरनेट के डेटा को रिट्रीव करता है, एक्सेस करता है। समझ में आया। नेक्स्ट सिम मीन्स, सिम मीन्स क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का फुल फॉर्म होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ये किसका फुल फॉर्म है, सिम का फुल फॉर्म है। पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट समझोगे। अगला अगला ये है नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन बोल रहा है द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोलिए रहा है द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज, मतलब ये बोल रहा है रैपिंग मतलब होता है बांधना। बोलिए रहा है कि जो डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में बांध करके रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जो डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में रैप करता है, बांधता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन समझ में आया। जो डेटा फंक्शन को रैप करेगा, कंबाइन करेगा सिंगल यूनिट में, उसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द क्लास। बोलिए रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा है जो क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो देखो इनलाइन फंक्शन क्लास का मेंबर होता है, कॉन्स्ट फंक्शन क्लास का मेंबर होता है, स्टैटिक फंक्शन क्लास का मेंबर होता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि बताइए इनमें से कौन क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो फ्रेंड फंक्शन, बी में हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ओओपी। ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 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 ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बोल ये रहा है कि बताओ ये जो चार ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर नहीं है, उसका गुण नहीं है। तो देखो, इनकैप्सुलेशन है, पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का गुण है। एब्स्ट्रैक्शन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, और पॉलीमॉर्फिज्म भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है। रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर नहीं है। रिफ्लेक्शन कोई भी नाम कहीं पे भी यूज नहीं होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। समझ में आया? नेक्स्ट, 22 तक हो गया ना। अब हम लोग 23 देखेंगे। 23 क्या होता है? 23 में ये बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, which of the following function is used to access private and protected members of the class। बोलिए रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यूज किया जाता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को जो एक्सेस करता है, क्योंकि देखो हम लोग पढ़े हैं, एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े हैं, क्लास के अंदर 3 सेक्शन होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक का जो डेटा होता है, पब्लिक मेंबर जो होता है, वो एक्सेसिबल होता है एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मतलब उसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता है, तो उसको एक्सेस करना है। अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रेंड फंक्शन। देखो यहां पे फ्रेंड फंक्शन से 2 क्वेश्चन बताए। पहला, फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन यूज किया जाता है क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए। समझ में आया? तो ये फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, OOP और C++ फॉलोज अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, मतलब जो प्रोग्राम बना हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस रूल को फॉलो करता है, प्रोग्राम को रन कैसे करवाता है, नीचे से ऊपर रन करवाता है या ऊपर से नीचे। तो देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2 तरह का लैंग्वेज हम आपको इसमें बताए थे, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को। प्रोसीजरल जो है वो टॉप डाउन को फॉलो करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, ठीक है। और OOP जो है ये फॉलो करता है बॉटम अप को, बॉटम अप। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? OOP के बारे में। तो होगा क्या? बॉटम अप दिया हुआ है ना, बॉटम अप, ऑप्शन बी में टिक करेंगे। लेकिन यहां पे अगर प्रोसीजरल लिख देगा तो टॉप डाउन में टिक करेंगे। समझ में आया? तो इस पे 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस अप्रोच को फॉलो करता है, तो बॉटम अप अप्रोच को। प्रोसीजरल किस अप्रोच को फॉलो करता है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच को। समझ में आ गया? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। बोलिए रहा है बताइए इनमें से कौन सा मेंबर है जिसको हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अभी तुरंत बताए कि क्लास के अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक का मेंबर आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होता है, ये सॉरी, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का मेंबर आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होता है, लेकिन पब्लिक का मेंबर आउटसाइड एक्सेसिबल होता है। तो इसमें हो जाएगा पब्लिक, तो पब्लिक में टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर इनहेरिटेबल बट नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। मतलब क्लास का कौन सा मेंबर है जो इनहेरिटेबल होता है, मतलब चाइल्ड क्लास में एक्सेस होता है लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता है, तो वो होता है प्रोटेक्टेड मेंबर। कौन सा मेंबर? प्रोटेक्टेड। तो हम लोग प्रोटेक्टेड में टिक करेंगे। प्रोटेक्टेड का डेटा क्लास के बाहर नहीं विजिबल होगा, दिखेगा नहीं,
लेकिन अगर उससे कोई नया क्लास को इनहेरिट किए हो तो उसके अंदर उसका डेटा एक्सेसिबल होगा। तो वही बोल रहा है कि वो इनहेरिटेबल होता है, मतलब दिखता है लेकिन एक्सेसिबल नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्टेड बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट 27 बोलिए रहा है 27 में, द फंक्शंस ऑफ अ क्लास, द फंक्शंस ऑफ अ क्लास आर नोन एज, क्लास का जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्लास के फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। ये पॉइंट आया समझ में? 27 क्लियर है? तो इसको आप लोग 27 तक अभी बताए हैं, क्लास के फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है 27 तक? अब नेक्स्ट 28 नंबर बताते हैं कि 28 से हम लोग तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। 28 में क्या है क्वेश्चन आपका? 28 में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स कैन शेयर सेम डेटा फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। मतलब ये बोल रहा है कि बताइए कौन सा डेटा मेंबर है जो सेम डेटा को शेयर करता है क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए। तो वैसा डेटा मेंबर जो सेम डेटा शेयर करेगा, सेम डेटा भेजेगा, अगर उस क्लास में 1,00,000 ऑब्जेक्ट बना है तो सब में सेम डेटा जाएगा, उसको हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर बोलते हैं। कौन सा डेटा मेंबर बोलते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर। ऑप्शन ए, 28 का ए हो जाएगा, 28 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्लास। बोलिए रहा, बताइए इनमें से कौन क्लास का टाइप नहीं है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फाइनल क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, स्टार नाम का कोई क्लास नहीं है। तो स्टार जो है वो क्लास का टाइप नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास इन अ सिंगल प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम में एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो बताओ, आप मान लो अपना एक क्लास ओपन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो उस क्लास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, बेंच, चेयर, लाइट, स्टूडेंट, फैन, सिस्टम, बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एज यू वांट, जितना आप चाहते हो उतना ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, एज मेनी एज यू वांट। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, व्हाट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग क्लास। ये बोल रहा है कि बताइए जो दिया हुआ क्लास है उसका कितना साइज होगा, कितना मेमोरी लेगा। तो समझोगे, आप लोग का जो 12th का जो सिलेबस है वो 2 एप्लीकेशन में आप रन करवा सकते हो, एक देव C++ में, एक टर्बो में। तो आपका जो सिलेबस है वो टर्बो के रूल को फॉलो करता है। समझ में आया? तो समझोगे। ये बोला है 64 बिट्स में। तो देखो, पहला तो बोला है इंट रोल नंबर। आप अभी नेट में देखोगे तो इंट का साइज 4 बाइट्स बताएगा, लेकिन आप टर्बो को फॉलो करोगे तो टर्बो में इंट का साइज 2 बाइट्स है। समझ में आया? तो इंट का साइज 2 बाइट्स लिया, एक मेमोरी लेगा रोल नंबर का, रोल नंबर के लिए मेमोरी बनाएगा। तो इसका जो मेमोरी साइज होगा वो 2 बाइट्स हो गया। उसके बाद एक नेम का मेमोरी बनेगा, तो नेम के लिए मेमोरी बनाओगे तो नेम में इस तरह का इंडेक्स बनेगा, ऐसे 0 1 सो लेकर के 19 तक बनेगा। तो एक बॉक्स का साइज है 1 बाइट, क्योंकि कैर का साइज होता है 1 बाइट। कितना होता है कैर का साइज? 1 बाइट। तो बताओ 1 बाइट एक बॉक्स का बना तो ये टोटल 20 बॉक्स बनेगा। तो नेम का साइज हो गया 20 बाइट्स। कितना बाइट्स? 20 बाइट्स। और इंट फी है तो एक मेमोरी बनेगा फी का, तो इंट है तो इंट का मेमोरी साइज कितना बाइट्स? 2 बाइट्स। तो सबको जोड़ करके बताना है टोटल साइज कितना होगा। तो देखो, इस इंट का 2 बाइट साइज हो गया, कैर का 1 बाइट होता है, लेकिन साइज पे डिपेंड करता है कि उसका कितना साइज होगा। तो ये 20 बाइट्स हो गया इसका। तो देखो 2 बाइट्स और 20 बाइट्स, 22 बाइट्स, और ये इंट का 2 बाइट्स तो 24 बाइट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 24 बाइट्स। सबको जोड़ देना है एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 31 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 31 तक।
ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट जो है वो है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट ओएसआई मॉडल। पहला तो स्टूडेंट को यह समझ आना चाहिए कि ओएसआई मॉडल का लेयर कितना होता है। तो ओएसआई मॉडल का जो लेयर है वो टोटल 7 लेयर्स होता है ओएसआई मॉडल का। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है वो कौन सा ऑप्शन है जो ओएसआई मॉडल का लेयर नहीं है। तो देखो, फिजिकल लेयर होता है, नेटवर्क लेयर भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी होता है, इंटरनेट लेयर ओएसआई मॉडल में नहीं होता है। इंटरनेट लेयर जो है टीसीपी आईपी में होता है। समझ में आया? तो बोल ये रहा है कि कौन ऐसा है जो ओएसआई मॉडल नहीं है, तो इंटरनेट लेयर ओएसआई मॉडल ये नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट बोला है अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। एरे एलिमेंट को जो हम लोग अरेंज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब हो गया आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, किसी में भी आप सजा रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग सॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्ट। ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। बोलिए रहा है बताइए इनमें से कौन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो, अपडेट है, इंसर्ट है और ये डिलीट भी है। ये तीनों जो है ये जो है मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, लेकिन कमिट नहीं है, कमिट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। मतलब हम लोग टोपोलॉजी पढ़े हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो सभी नोड को, मतलब नोड मतलब कंप्यूटर, जितना भी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है उस नेटवर्क में, तो सबको इक्वल चांस दिया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो है आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो है वो इक्वल चांस देता है सभी कंप्यूटर को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ऑप्शन डी है आपका। समझ में आया? ये जो है फर्स्ट टर्मिनल का क्वेश्चन था जो 35 MCQ आपके एग्जाम में आता है। समझ में आया? तो ये पूरा MCQ हम आपको बताए, ठीक है। MCQ 1 से लेकर के 35 तक हम लोग डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो MCQ जो है मॉडल सेट 2 का 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। मॉडल सेट 2 का लेक्चर नंबर 1 और मॉडल सेट 2 का लेक्चर नंबर 2। ये MCQ का मॉडल सेट आपको पूरा लेक्चर मिलेगा 2 लेक्चर में, ठीक है, मॉडल सेट 2 का। अब आप इसमें देखो, हम लोग सेकेंड टर्मिनल में आते हैं। इसका ग्रुप ए का क्वेश्चन, ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ग्रुप ए डिस्कस करेंगे जो आपका सेकेंड टर्मिनल का है। फर्स्ट टर्मिनल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे और दिमाग में रखोगे। बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आएगा। समझ में आया? बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो ये पूरा मॉडल सेट 2 का 2 लेक्चर में फर्स्ट टर्मिनल मतलब MCQ का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये पूरा का आंसर आपको बताए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मतलब मॉडल सेट 2 का थर्ड लेक्चर से ये सब क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप बी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। समझ में आया? तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। मॉडल सेट 2 का पूरा MCQ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकेंड टर्मिनल का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।